नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12 के हिंदी का जो आपके मिड टर्म के टॉप 30 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि काफी बार हमारे एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, उन क्वेश्चन को आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और मोस्टली आपको इनमें से जो क्वेश्चन है, आपको जो आपका पेपर है, एग्जाम शीट है, उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आज हम करेंगे। जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, साथ ही में जो आपके चैप्टर्स है उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी जो है रोशन से स्टडी पॉइंट पे प्रोवाइड करवा दी गई है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, डाउट क्लियर करना हो, तो आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही में मैं कोशिश करूंगी, अगर मैं क्वेश्चन आंसर जो करवाने वाली हूँ अभी, तो इसके साथ ही जो आपके जितने भी डाउट है, थोड़े बहुत मैं चैप्टर्स के हिंट भी दे दूंगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट तरीके से मैं आपको चैप्टर के बारे में समझा दूंगी, और साथ ही में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी समझेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन आंसर है हम उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और कितना, मतलब किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से, आपका जो चैप्टर नंबर हम बोल सकते हैं, पोयम जो है आपकी फर्स्ट है, वहां से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण है। यहाँ आपको बताना है कि जो देवसेना है उसकी हार और निराशा के क्या कारण है। आपने अगर ये जो पैराग्राफ है, अगर इसको पढ़ा है, जो आपका ये छंद है या पद दिया गया है, इसको पढ़ा होगा, तो आपको पता है इसमें क्या है। देवसेना जो है, देवसेना है, उसके बारे में बताया गया, मतलब मेन कैरेक्टर है। इसमें क्या होता है, देवसेना जो है इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल है वो चल रहा होता है। मतलब ये अब काफी जगह से हार चुकी होती है, तो ये लाइफ में क्या है, बहुत ज्यादा निराश हो चुकी होती है। क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग में कुछ चाह रही है, किसी से प्रेम करती थी, तो चाहती थी कि वो जो प्रेम है उसको प्राप्त हो, लेकिन क्या है, उसको नहीं मिला। साथ ही में क्या है, जो उनके परिवार की हत्या कर दी गई हूणों के द्वारा, जो युद्ध हुआ था उसमें। और एंड में क्या हुआ, जब ये मृत्यु के अपने क्षण में आई, तब उनको क्या है, जो प्रेम था, जो उनको चाहिए था, उनके पास आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। साथ ही में उन्होंने बहुत सारी लड़ाई जो है अपनी लाइफ से की। ठीक है, इस पूरे जो हमारा पद था इसमें ये दिया गया था। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो देवसेना है उसकी हार व निराशा के क्या कारण थे। तो आप बता सकते हैं कि क्या है, उसने जीवन भर क्या किया था। हम बोल सकते हैं एक तरीके से हम स्ट्रगल कर रही थी वो पूरे जीवन के टाइम पे, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो है उसकी लाइफ में उत्पन्न हो रही थी, जिससे क्या है, वो निराशा महसूस कर रही थी, अपने जीवन में हार चुकी थी। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हूणों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर कन्या विजया को चाहता है। ठीक है, तो शुरू में क्या है, वो जिस इंसान से प्रेम करती थी वो क्या है, उसको प्राप्त जो है वो नहीं होता है, इसीलिए उसे प्रेम में निराशा मिलती है। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है। मतलब जब वो अपने अंतिम क्षणों में होती है अपने जीवन की, मतलब मृत्यु के टाइम पर जब होती है, तो जो स्कंदगुप्त है इसके पास आता है, लेकिन क्या है, जो उसका निवेदन है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वह उसे स्वीकार नहीं करती है। अपने आप को कमजोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना करती है। अब इसको पता है कि लाइफ में काफी कमजोर हो चुकी है, मतलब इसको पता है कि अगर ये लाइफ से अगर क्या है, जीतने की कोशिश करेगी तो वहां पे उसकी हार हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी क्या कर रही है, ये प्रयास कर रही है कि क्या है, भले ही जीत हो या ना हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगी। तो क्या है, वही यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से इसको पता है कि बहुत ज्यादा कमजोर है और जीवन से हार भी सकती है, लेकिन उसके बाद भी जो मुसीबत है इसकी जिंदगी में आ रही है उसका वो सामना कर रही है, परंतु वह हार गई। ठीक है, इनमें बताया गया है कि क्या हुआ, वो हार गई। इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली पीड़ा का कारण जो है, देवसेना हार जाती है। यही उसकी निराशा का कारण भी होता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है उसकी, साथ ही में प्रेम जो था उसमें भी उसको सफलता नहीं मिली, या फिर क्या है, इतनी कमजोर हो चुकी है अंत में आके कि वो प्रयास तो कर रही है, अपने जो भी हम बोल सकते दिक्कतें उसके सामने आ रही है उससे लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या है, अंत में वो उससे हार जाती है। तो यही क्या है, इसकी निराशा के जो कारण है वो होते हैं। तो आई होप आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है,
कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? अब यहाँ पे क्या है, जो देवसेना है इसी चैप्टर से हमारा लिया गया है कि जो आशा है, एक होप होती है हमारी लाइफ में किसी भी चीज को करने की, किसी भी चीज को, गोल जो है हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमारे पास एक आशा होती है, ठीक है। तो यहाँ जो आशा है उसको बावली कहा गया। अब आशा मतलब लक्ष्य किसी का कुछ भी हो सकता है ना। अब वो तो कोई निर्धारित नहीं कर सकता, किसी के बोलने से हम बदल नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे कुछ अपने मन में शुरू से सोच चुकी हूँ कि मुझे ये आगे चल के करना है, ठीक है, तो क्या है, आशा एक ऐसी चीज है जो कि कुछ भी करवा सकती है। मतलब लक्ष्य ऐसा, मतलब हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेखक का यही मतलब है कि हम जो आशा है उसको बावली उसने क्यों कहा है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं, एक व्यंग कसा है उसके बारे में, तो हम उसको देख लेते हैं क्या है। कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि वह मनुष्य को यथार्थ से दूर स्वप्न के संसार में ले जाती है। अब यहाँ क्या है, यथार्थ जो है हमारा, ये है सच्चाई। जो हमारी सच्चाई है उससे दूर ये कहाँ लेकर जाती है, स्वप्न में, मतलब एक काल्पनिक दुनिया हम बोल सकते हैं। तो हमारी जो आशा जो होती है, आशा क्या है, एक होप है, हमने किसी से भी उम्मीद लगा रखी है। अब सामने वाले से हमने बहुत सारी उम्मीद लगाई है, लेकिन क्या किया उसने, हमारी उम्मीद को तोड़ दिया है, तो क्या होगा, हमें दुख भी होगा। तो क्या है, यहाँ पे यही है कि सामने वाले के हम समझ नहीं रहे कि वो हमारा साथ देना चाहता है या नहीं देना चाहता। हमने अपने मन में ये सोच लिया, आश लगा ली है कि वो मेरा साथ देगा, लेकिन क्या है वहां पे तो यही है कि स्वप्न की दुनिया में हम जा रहे हैं। असलियत में तो वो इंसान हमारा साथ नहीं देना चाहता, लेकिन हम अपनी आशा में क्या है, वो सोच रहे हैं कि वो इंसान हमारा साथ देगा। तो यहाँ वही बताया गया है कि कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि उसने क्या किया है, जो यथार्थ सच्चाई है वहां से लोगों को कहाँ लेकर चला जाता है, स्वप्न की दुनिया में लेकर चला जाता है। उसके मन में असंख्य आकांक्षाएं जागती है। जो व्यक्ति है जिससे भी आशाएं लगा के बैठा है, तो उसके मन में क्या होती है, बहुत सारी जो हम बोल सकते हैं आकांक्षाएं, मतलब बहुत सारी इच्छाएं जो है उसके मन में जो है उत्पन्न होती है। आशा की डोर को पकड़कर वह असंख्य सपने सजाता है, भले ही वह सपने पूरे हो या ना हो पाए। तो क्या है, जब हमने आशा किसी से रख रखी है, होप लगा रखी है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, तो हम पहले क्या है, बहुत सारी जो चीजें हैं, हम कोई भी चीज एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं, ऐसा करेंगे, यहाँ जाना है तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या है, वो पूरे हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जो आशा है उसको लगाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, पहले ही अपने मन में बहुत सारी जो बातें हैं उसको लेकर आ जाते हैं। एक्साइटमेंट क्या है हमारी, बढ़ जाती है। इस सपनों और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए वह उन्माद की स्थिति में पहुंच जाता है। अब क्या है, पूरी कोशिश करने लगता है व्यक्ति की जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सके। देवसेना के मन में भी जीवन भर यही आशा जागृत रही कि एक न एक दिन उसे स्कंदगुप्त उसके प्रेम का प्रतिदान मिलेगा। अब क्या है, यहाँ पे अब जो हमारी देवसेना है उसने क्या सोच रखा था, अपने मन में ये आस लगा रखी थी कि जो स्कंदगुप्त है जिससे वो प्रेम करती है वो उसके पास आएगा और जो उसका प्रेम है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इस प्रकार आशा मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ललक में बावला बनाए रखती है। अब क्या है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की, अब इसने क्या किया, शुरुआत से लेकर अंत तक स्कंदगुप्त का वेट किया। वो चाहती थी वो आए, इसका जो प्रेम निवेदन है उसको एक्सेप्ट करे जो स्कंदगुप्त है, लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वो जीवन के अंतिम क्षणों में, जब क्या है हमारी जो देवसेना है वो पूरी तरीके से हार चुकी थी अपने जीवन से, तब वो उसके पास क्या है, अपना प्रेम निवेदन जो है वो लेकर आया था। लेकिन उस टाइम क्या किया, जो देवसेना है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसने क्या है, होप लगा के रखी थी, जिसकी वजह से क्या किया, अपना पूरा जीवन जो है इसने बर्बाद कर दिया। आपने देखा इस एंड में अगर आप निष्कर्ष जो है निकालने का प्रयास करेंगे तो किस तरीके से देवसेना ने भी कहा है कि जीवन भर उसने क्या किया था, अपनी जो भी चीजें थी, जो भी आप बोल सकते हैं जो साज सज्जा की चीजें होती है, बड़ी चीजें होती है, उन सबको त्याग कर उसने क्या कर दिया था, एक जो आम जीवन है, जो कि हम बोल सकते हैं आम से भी ज्यादा मुश्किल है, ऐसे जीवन को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। किस लिए, क्योंकि उसने होप लगा रखी थी जो स्कंदगुप्त है उसके पास दोबारा आएगा। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछा गया है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या जो विशेष अर्थ है व्यंजित होता है। अब यहाँ पे आपका जो सेकंड जो हम बोल सकते हैं इसी में था आपका देवसेना के गीत के बाद जो कार्नेलिया का गीत है उसमें से क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो उड़ते खग है और बरसाती आंखें हैं, जो इसके विशेषताएं हैं, विशेष जो है इसके बारे में हमें बताना है। तो उड़ते खग से अभिप्राय प्रवासी पक्षियों तथा बाहरी व्यक्तियों से है। अब यहाँ पे उड़ते खग हमारे कौन से हैं, वो भी जो लोग बाहर से आए हुए, उड़ते खग मतलब आए हैं और आके एक टाइम पर
चले जाएंगे। उनको हमने यहाँ पे क्या किया है, उड़ते खग बोला है, जिसका मतलब क्या है, या तो प्रवासी पक्षी या फिर बाहरी व्यक्ति जो होते हैं, उनके बारे में हमने जो ये वर्ड है वो यूज किया है। नेक्स्ट, यह उनका अस्तित्व और संस्कृति सुरक्षित है। यहाँ उनके घर परिवार जैसा अपनत्व व आश्रय प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या है, किसकी बात की जा रही है, ये जो हमारा भारत देश है, आपने कार्निलिया का गीत देखा होगा, तो जो कार्निलिया होती है भारत की विशेषताएं बता रही होती है, किस तरीके जो क्षितिज है वो एक जगह पे जाके मिल रहा है, पहाड़ हो गए, पक्षी हो गए, इन सब की विशेषताओं के बारे में बता रही होती है। तो वही बता रही है कि जो उड़ते खग है, मतलब जो बाहरी व्यक्ति भी होते हैं, वहां पे क्या है, हमारे भारत देश में क्या होता है, जो बाहरी व्यक्ति भी होते हैं हमारे देश में आते हैं, तो उनको भी प्यार और अपनत्व, मतलब फैमिली जैसा हम बोल सकते हैं, हम अटैचमेंट जो है भारत के लोग जो है उन लोगों को देते हैं। तो वही यहाँ पे कार्निलिया जो है वो उसको बता रही होती है। बरसाती आंखों के बादल से अभिप्राय है। अब यहाँ पे आपको जो बरसाती आंखें हैं उसके बारे में बताया गया है कि क्या अभिप्राय है, कि यहाँ के लोग दूसरे के दुख दर्द को अपना समझकर उनका सहारा बनते हैं। अब यहाँ पे भारत के लोगों की बात की जा रही है कि किस तरीके से अगर कोई अन्य बाहरी व्यक्ति भी, यहाँ सिर्फ भारत देश की बात नहीं की जा रही, भारत के बाहर के लोगों की भी बात की जा रही है, अगर वो यहाँ पर आते हैं और उनका जो दुख दर्द होता है उसमें इस तरीके से लीन हो जाते हैं कि वो उनके दर्द को भी अपना समझने लग जाते हैं। मतलब यहाँ हम भारत के लोगों की बात की जा रही है, किस तरीके से हमारी विशेषताएं जो है वो बताई जा रही है, कि कोई बाहरी व्यक्ति भी हमारे देश में आ रहा है तो उसको स्नेह मिल रहा है, फैमिली जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, और साथ ही में क्या है, अगर कोई दुखी व्यक्ति है तो क्या है, उसके दुख को भी हम लोग क्या करते हैं, अपना समझ लेते हैं। इस देश में प्रेम व करुणा सर्वव्याप्त है। मतलब जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे क्या है, जो हम बोल सकते हैं करुणा की जो भावना है वो पूर्ण रूप से उपस्थित है। तो यहाँ पे आपने जो उड़ते खग है और बरसाती आंखें, आपको इसका मेनली जो मतलब है वो बताना था। तो उड़ते खग में क्या है, या तो हम बाहरी व्यक्ति की बात कर ले, या फिर जो हम बोल सकते हैं ऐसे पक्षी जो कि अस्थायी होते, आए हैं और आके चले जाएंगे यहाँ से। और बरसाती आंखों के बादल, मतलब यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से जो भारत के लोग हैं वो दूसरे के दुखों को भी अपना समझ लेते हैं। तो यही मेनली आपको इसमें बताना था। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या पूछा गया है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करता है। अब यहाँ आपका जो सरोज स्मृति है उससे जो ये लिया गया है आपका जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द से किनकी ओर संकेत किया जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा सरोज स्मृति में जो लेखक है वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो पुत्री सरोज है उसके बारे में बताते हैं, उसकी विशेष विदाई के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से अपने जो जीवन है उसके बारे में बता रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या है, उन्होंने बताया होता है किस तरीके से पहले उनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है जो निराला जी होते हैं, और साथ ही में क्या है, वो अपनी बेटी की जो शादी है उसके बारे में बता रहे होते हैं, और अंत में क्या होता है, उनकी बेटी की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आकाश बदलकर बना मही में आकाश है और मही है, इस शब्द किसकी ओर संकेत करता है उसके बारे में आपको जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं क्या है। आकाश कवि की स्वर्गीय पत्नी की ओर संकेत करता है, यहाँ मही होगा। ठीक है, मही नववधु के वेश में सजी कवि की पुत्री की ओर संकेत करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा आकाश है वो कौन है, इनकी जो हमारी जो कवि है उनकी वाइफ है, और जो मही है वो कौन है, तो जो इनकी पुत्री है जो कि दुल्हन की तरह सजी हुई है उनकी ओर संकेत कर रहा है। कवि की पुत्री विवाह पर अत्यधिक सुंदर लग रही है, कवि को लगता है कि मानो उसकी पत्नी अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर सरोज के रूप में उतर आई हो। तो अब यहाँ पे क्या है, वो जो उनकी हम बोल सकते हैं बेटी है वो इतनी सुंदर लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि उनको क्या लग रहा है कि सरोज के रूप में क्या है, उनकी जो वाइफ है स्वर्ग से उतरकर, मतलब आकाश से उतरकर नीचे आ गई है, और वो क्या है, बिल्कुल हूबहू अपनी मम्मी की जैसी, मतलब जो उनकी माता है उनकी जैसी लग रही है। पुत्री सरोज को रति जैसा सौंदर्य कवि को उसकी पत्नी की याद दिलाता है। अब क्या है, इतना सुंदर सौंदर्य जो है जो देख रहे हैं अपनी पुत्री को कि एकदम सादे वेशभूषा में भी दुल्हन के जोड़े में वो कितनी सुंदर लग रही है, तो किस प्रकार लग रही है उनको ये देखकर उनकी जो स्वर्गीय पत्नी है उनको उसकी याद आ रही है। तो क्या है, इसमें आपको मेनली बताना था कि जो आकाश है और मही है उसका मतलब क्या है, किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, और किस प्रकार से जो संकेत है वो लेखक हमें दर्शा रहे हैं। तो किस प्रकार से दर्शा रहे हैं यहाँ पे बता देती हूँ मैं एक बार, कि
जैसे कि हमने आकाश की बात की तो वो क्या है, वो उनकी पत्नी के लिए वर्ड यूज किया गया, और साथ ही में जो मही है उनकी जो बेटी है जो कि दुल्हन के रूप में सजी हुई है उनके लिए यूज किया गया है। तो बेटी को जब वो देखते हैं कि वो सुंदर जोड़े में सजी हुई है तो उनको किसकी याद आती है, अपनी वाइफ की याद आती है, और साथ ही में बताते हैं कि वो इतनी सुंदर लग रही है, रति के समान लग रही है, तो उनको क्या है, अपनी जो वाइफ है उनकी याद आने लग जाती है। तो यही इस क्वेश्चन में था। अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करता है। अब इसी में आपको है शकुंतला का वर्णन दिया गया है, तो इसके प्रसंग के माध्यम से जो कवि है हमें क्या समझाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो क्या बताते हैं हमें इसमें कि शकुंतला जिस प्रकार से उसकी लाइफ चल रही थी उसी प्रकार से जो इनकी बेटी सरोज है उनकी भी जिंदगी चल रही थी। तो वहां पे वो थोड़ा जो तुलना है वो करते हैं इन दोनों की, तो हम वो देख लेते हैं। सरोज के विवाह के चित्रण में कवि निराला कालिदास की शकुंतला को स्मरण करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पुत्री है सरोज है उसके विवाह के समय क्या करते हैं, वो कालिदास की जो शकुंतला संस्मरण है उसके बारे में बताते हैं, जिसे वन में उसके पिता कण्व ऋषि के ने सारी कलाओं अर्थात जीवन की सारी विधाओं का पाठ पढ़ाया था। अब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको क्या है, उनके पिता जो है कण्व ऋषि जो है उनके पिता है जो शकुंतला है, उनको सारी जितनी भी चीजें हैं हम बोल सकते हैं कला वगैरह है, पाक कलाएं है, वो सब क्या है किसने सिखाई थी, इनके पिता ने उनको सिखाई थी। उसी प्रकार जो निराला जी है उन्होंने अपनी पुत्री को जीवन की सभी शिक्षाएं स्वयं दी है, परंतु शकुंतला को कण्व ऋषि ने दत्तक पुत्री के रूप में पाला था। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस अब यहाँ पे देखिए, दोनों का सेम ये था कि क्या है, जो शकुंतला है उनके पिता ने उनको सारी चीजें सिखाई। यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से जो भी कलाएं हैं, जीवन की सारी विधि विधाएं हैं, वो सब उनके पिता ने उनको सिखाई थी। साथ ही में यहाँ आप सरोज की बात कर ले तो जितनी भी जीवन की शिक्षाएं हैं उनको क्या है, किसने दी है, जो सरोज है उसको उसके पिताजी ने दी है, जो हमारे निराला कवि जी है उन्होंने दी है। अब यहाँ पे क्या है जो डिफरेंस है, मतलब दोनों में जो अलग बात क्या है कि जो शकुंतला है, यहाँ बताया गया शकुंतला को कण्व ऋषि ने दत्तक पुत्री के रूप में पाला था। दत्तक मतलब गोद ली हुई पुत्री। ठीक है, तो ऋषि ने किस प्रकार से पाला था, ये इनकी अपनी पुत्री नहीं थी, गोद ली हुई पुत्री थी। वे उसके धर्म पिता थे जबकि सरोज निराला की अपनी पुत्री थी। अब यहाँ पे दत्तक पुत्री है मतलब गोद ली हुई है, तो क्या बात यहाँ पे बताई गई है कि वो उनके धर्म पिता थे, मतलब धर्म बोल सकते हैं, कर्म से उसके पिता थे, खून जो है वो मिलता नहीं था। लेकिन यहाँ जो सरोज है वो निराला जी की क्या है, अपनी पुत्री है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर था। बाकी जो सारी चीजें हैं उनकी माता नहीं थी, इनकी भी माता नहीं थी। साथ ही में क्या है, सारी शिक्षाएं उनको पिता ने दी थी, शकुंतला को भी और साथ में सरोज को भी उनकी सारी शिक्षाएं किसने दी थी, उनके पिता ने ही दी थी। अंतर ये था कि जो शकुंतला थी वो कण्व की जो असली पुत्री है वो नहीं थी, लेकिन सरोज क्या है, निराला जी की अपनी असली पुत्री थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, क्षण के बारे में बताना है। मैंने देखा एक बूंद में से जो हमारा क्वेश्चन है वो लिया गया है। तो यहाँ पे जो क्षण का महत्व है, आपने इस पोयम को अगर पढ़ा है तो इसमें आपने देखा हो किस प्रकार से जो बूंद है जब वो पानी से समुद्र से निकल के बाहर आती है तो किस प्रकार से एक ही क्षण में, आपने देखा होगा बूंद आई है, आएगी और तुरंत ही क्या है, नीचे गिर जाएगी। तो जो कुछ टाइम के लिए जब वो बाहर आई है, एक क्षण के लिए जब वो बाहर आई है, तो उसके अंदर कौन सी विशेषताएं जो है उत्पन्न हुई है, वो सारी बातें आपको बतानी है कि एक क्षण के अंदर भी कितने चेंजेस आ सकते हैं और व्यक्ति अपने अंदर की कितनी खूबियां जो है सामने लोगों के सामने रख सकता है। ठीक, तो मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को स्थापित किया है। कवि देखता है कि समुद्र के झाग से निकलकर एक बूंद क्षण भर सूर्य की लालिमा से रंगकर अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण हो गई है। तो उन्होंने देखा, हम देखते हैं नीला समुद्र हमें दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही एक बूंद जब बाहर निकल के आई है और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ रही है तो क्या है, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि हमें पता है पानी का कोई कलर नहीं होता, उसको हम जहां रखेंगे उस कलर का हो जाएगा। तो जब वो बाहर निकल के आती है तो क्या है, वो बिल्कुल सूर्य की जो लालिमा है उसके समान क्या है, उसका कलर एकदम सुंदर जो है वो हो जाता है। उस दृश्य को देखकर कवि को यह अनुभूति हुई कि समुद्र से अलग होकर बूंद क्षण भंगुर अवश्य हो गई, परंतु
इस क्षणभंगुरता ने उसकी जो विशेषता है उसमें जो जान हम बोल सकते हैं भर दी है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब ये बूंद जो है बाहर निकली है, ये समुद्र है, यहाँ से जब ये बूंद बाहर निकली है तो भले ये क्षण भंगुर हो गई, मतलब कुछ समय के लिए बाहर आई है, लेकिन जो इसकी विशेषता है, जो इसके अंदर की विशेषताएं हैं क्या है, वो जागरूक जो है वो हो रही है, लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस विशेषता के आ जाने से उसके जीवन में आया वह क्षण सार्थक हो गया है। अब जब ये चेंज उसकी जिंदगी में आया, मतलब ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति की बात की जा रही है, समाज के बारे में बताया जा रहा है। एक तरीके से हम तुलना करके देखें तो कि समाज की भीड़, हमें समाज की आवश्यकता है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या है, अगर उस समाज से निकलकर अपनी कौशल और अपनी योग्यताओं को दिखा रहा है तो क्या होगा, इसकी एक अलग पहचान बनेगी। ठीक है, वैसे यहाँ बताया गया है कि जब ये पूरा समुद्र, हम यहाँ पे इस समुद्र को समाज मान लेते हैं और इस बूंद को एक व्यक्ति मान लेते हैं, तो जब ये व्यक्ति बाहर निकल के आ रहा है, अपनी कौशल, अपनी योग्यताओं को, अपनी खूबियों को लोगों के सामने रख रहा है, तो क्या हो रहा है, लोगों को इसकी जो विशेषताएं हैं, खुद को जो इसकी विशेषताएं है वो क्या है, उसको पता चल रही है। ठीक है, तो वही है कि जो विशेषताएं है इसके आ जाने से क्या हुआ है, इसका जीवन क्षण भर में ही सार्थक हो गया है। मतलब इसका जीवन जो है कुछ समय में ही, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि इसके जीने का जो मतलब था वो सामने आ चुका है। उसके अस्तित्वान होने के बोध करा दिया, मतलब उसके अस्तित्व में होने का बोध करवा दिया। मतलब जब वो बूंद बाहर निकल के आई है, कलर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि पूरा सागर किससे बना हुआ है, एक एक बूंदों से बना हुआ है। तो जब वो बूंद बाहर निकल के आई है तो जो उसका अस्तित्व है कि पूरे सागर में जो बूंदे हैं उसमें से एक बूंद बाहर निकल के आई, तो मतलब यहाँ पे हमें बूंद का जो अस्तित्व है उसके बारे में बताया गया है कि वो बूंद भी अस्तित्व में है, मतलब उसकी भी कोई पहचान है। ठीक है, तो इसके बाहर आते ही हमें ये पता चल गया है, हमारे जो लेखक है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो बूंद बाहर आई है तो उसका जो अस्तित्व है, मतलब कि वो सही में रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हमें जब पता चल रहा है, जब वो उसमें से समुद्र में से बाहर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, बूंद के प्रतीक के माध्यम से यहाँ कवि यह भाव प्रकट कर रहा है कि जिस प्रकार विराट के सम्मुख बूंद समुद्र से अलग दिखना उसे नश्वरता के दाग से मुक्ति दिलाता है। अब क्या है, समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र तो छोटा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, जब वहां से एक बूंद बाहर निकल के आ रही है तो क्या है, जो उसकी नश्वरता है, उसके दाग से उसको मुक्ति दिला रहा है। ठीक है, मतलब कि वो कमजोर है, हम बोल सकते हैं, एक बूंद बाहर निकल के क्या ही कर लेगी, पूरे समुद्र का तो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे हम व्यक्ति की बात कर लेते हैं, समाज में क्या है, कोई व्यक्ति अगर बाहर निकलने का प्रयास करता है तो समाज के लोग पहले क्या करते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उसको दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां से एक बार निकल चुका है, जो करना चाहता था उसको कर रहा है, और उसने क्या है, जो उन्नति है वो हासिल भी कर ली है, तो वही लोग क्या करेंगे, उसका सपोर्ट बाद में करेंगे। तो क्या है, उसकी जो नश्वरता है, मतलब उसको ये डर था कि वो हार जाएगा या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो क्या है, खत्म हो जाता है, उसको उससे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही बताने का प्रयास किया गया है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का एक विशेष क्षण भी उसके जीवन को सार्थक बना देता है। तो यहाँ हम व्यक्तियों की बात की गई है, किस प्रकार से हमारा जो एक एक क्षण है हमारे लिए कितना आवश्यक है, यहाँ पे एक बूंद के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है, किस तरीके से जो एक बूंद है जब बाहर निकल के आ रही है, उसकी खूबियाएं जो है, उसकी विशेषताएं जो है हमें बताई जा रही है एक क्षण मात्र। अब बूंद कितनी देर तक बाहर निकल के रखेगी, थोड़ी देर वो निकली और तुरंत गिर जाएगी, वापस अंदर आ जाएगी, लेकिन जब जितनी ही देर में वो निकली और बाहर आई, जो उसकी विशेषताएं हैं उसको हमने देखा, उसकी योग्यताएं हैं, किस प्रकार से वो समुद्र से बाहर निकल के भी इतनी सुंदर लग रही है, उसको हमने देखा, तो क्या है, वैसी समाज में व्यक्तियों की बात की जा रही है कि अगर वो बाहर निकल के आ रहे हैं क्षण भर के लिए ही, क्षण भर यहाँ पे हम बात कर ले तो क्षण की बात क्या है, हम प्रयास कर रहे हैं समाज से बाहर निकल के जो हमारे अंदर की योग्यताएं हैं उसको बाहर लाने की, तो क्या है, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्तियों की, जो मनुष्य के जीवन है उसकी बात की गई है बूंद के माध्यम से। यहाँ पे हम क्षण की विशेषताएं बता दें तो क्षण भर में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देख लिए। तो अब आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है, ये यहाँ पे पूछा गया है इसी पोयम से हमारा। तो यहाँ जो सागर है उसकी बात करनी है और जो सिर्फ बूंद है उसकी बात करनी है। इससे क्या मतलब है, आशय मतलब हमें यहाँ पे इसका जो मतलब है वो हमें बताना है। तो सागर से कवि किस चीज की ओर हमें संकेत कर रहा है, विराट। अब सागर क्या है, बहुत बड़ा है,
हमने ऊपर देखा होगा एक विराट शब्द कहाँ प्रयोग किया गया, किस प्रकार से जो बूंद है वो विराट सागर से निकलकर बाहर आ रही है। ठीक है, तो विराट शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया, आपसे दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने विराट जो शब्द है उसका प्रयोग किस लिए किया है, या फिर सागर शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो हम बोल रहे हैं सागर शब्द के लिए विराट जो शब्द है उसका प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट बूंद के लिए किसका है, तो मनुष्य का उसने प्रयोग किया है। अब यहाँ पे एक बूंद है, हम अपने समाज की बात करें तो समाज तो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें से क्या है, एक बूंद, हमारा एक मनुष्य एक बूंद के समान ही है। हमारा जो समाज है एक तरीके से समुद्र है और हम एक व्यक्ति क्या है वहां पे एक बूंद के समान है। ठीक है, तो बूंद के लिए उन्होंने क्या है, मनुष्य का जो प्रयोग है, मनुष्य शब्द जो है उसका प्रयोग किया है। इसमें कवि समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद के वर्णन के माध्यम से विराट के सम्मुख मानव जीवन के महत्व को स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं एक बूंद के जरिए से, कि हमारा जो मानव जीवन है किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से, कोई व्यक्ति कैसे वहां से बाहर निकल के अपनी पहचान जो है बना रहा है, उसके बारे में हमें यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है, रंगई क्षण भर ढलते सूरज की आग से पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता जो है हम वो नीचे देखेंगे, हमारी जो सार्थकता है। ठीक है, तो क्या है, रंग जो है क्षण भर, कुछ टाइम के लिए रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। अब हम बूंद की बात कर ले तो हमने बात की थी कि समुद्र है, यहाँ से बूंद जब बाहर निकल के आ रही है और सूरज की जो किरणें हैं यहाँ तक पहुंच रही है, और ये बूंद वापस तुरंत ही नीचे गिर जाएगी, हमें पता है ज्यादा टाइम के लिए तो आएगी नहीं, क्षण के लिए ऊपर ही आ रही है। और उसी टाइम में जब ये सूरज के रंग में ढल रही है तो हमें उस पंक्ति के बारे में बताना है, उसकी जो विशेषता है हमें उसके बारे में बताना है। तो क्या है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि यह दर्शाया है कि समुद्र के झाग से बाहर निकलती एक बूंद क्षण भर के लिए ढलते हुए सूरज की आग जैसी दहकने रंग में बदल गई है। ठीक है, जो उसका रंग है बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि सूरज की रोशनी कैसी है उस टाइम, ढलता हुआ सूरज है, उसकी जो लालिमा है वो एक अलग प्रकार से नजर आ रही है, जो कि जब वो बूंद बाहर निकल के आती है और जब वो रोशनी क्या है बूंद तक पहुंचती है तो उसका कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो सूरज के रंग में क्या है बदल जाती है। क्षण भर की ही बात हो रही है यहाँ पे। इसके द्वारा कवि यह बोध कराता है कि विराट के सम्मुख बूंद का क्षण भर के लिए रंग जाना उसमें एक विशिष्टता का उत्पन्न करता है। अब विराट यहाँ पे हमने देख लिया किसके लिए, हमारा जो समुद्र है उसके लिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो एक विराट मतलब समुद्र से बाहर निकल के एक बूंद जो है हमारे समक्ष आ रही है, अपने कलर को चेंज कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात जो है कवि हमें बताना चाहता है कि ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से समाज में से कोई व्यक्ति निकल के बाहर आ रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार से एक समुद्र में से जब एक बूंद बाहर निकल के आ रही है, क्षण भर के लिए आ रही है और जो अपना कलर है चेंज कर रही है, वो भी क्या है उसकी विशेषताओं में एक बहुत बड़ी बात जो है वो मानी जाएगी। यह विशेषता बूंद को नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास दिलाती है। अब जो ये विशेषता है, जो ये हम देख रहे हैं चेंजेस जो है उसकी लाइफ में आए हैं, क्या है उसका जो नष्ट होने का बोध है कि क्या है, उसको ये था समुद्र से बाहर आएगी, अगर बाहर गिर गई, समुद्र से बाहर गिरी तो क्या होगा, वो बूंद तो नष्ट हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन क्या है, ये जब उसने चेंज कर लिया, हिम्मत दिखा दी बाहर आने की, तो उससे क्या हुआ है, जो इसका जो नष्ट होने का जो बोध था, डर था, उससे उसने क्या है मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मतलब जो डर था उसके अंदर अब वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट, इस प्रकार विराट से अलग मनुष्य के जीवन का एक क्षण भर भी उसकी साक्षरता जो है उसको सिद्ध कर देता है, उसे नश्वरता के भाव से मुक्त कर देता है। ठीक है, तो विराट, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं विराट समुद्र हम बोल रहे थे, तो अब यहाँ पे जो समाज है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है कि कोई व्यक्ति क्या है समाज से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना रहा है, अलग व्यक्ति अलग रूप से दिख रहा है। हम एक समुद्र की बात कर ले, वो सब समुद्र हमें क्या है हमारी आंखों से एक ही रंग का दिखाई देगा, नीले कलर का, लेकिन जब उसमें से एक बूंद बाहर निकल के आई तो उसका क्या हुआ, कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, उसने क्या किया, जो सूर्य की किरणें हैं उसका कलर ले लिया है। उसी प्रकार से समाज में सभी लोग एक जैसे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति वहां से निकलकर बाहर आने का प्रयास कर रहा है और अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है, तो ये क्या है एक बहुत बड़ी बात है।
और अगर समाज से जब क्या है उसको अगर हटा दिया जाए, उसके अंदर ये डर है कि अगर मैं समाज से बाहर निकलूंगा फिर बाद में क्या है कि समाज वाले लोग क्या है मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या है जब वो व्यक्ति समाज से बाहर आ जाता है तो उसके अंदर जो ये डर था वो भी खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से जब ये बूंद बाहर निकल के आई, इसके अंदर ये डर था कि मैं बाहर जाते क्या होगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं बाहर जाते ही खत्म हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ये बाहर आई, कलर चेंज किया और जब बाहर गिरी तो इसके अंदर क्या है जो ये भावना थी कि वो खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये डर उसके अंदर से निकल गया। वैसे ही मनुष्य क्या है अगर वो समाज से बाहर आएगा तो उसके अंदर की जो ये डर है कि समाज वाले उसको दोबारा स्थान नहीं देंगे अपने समाज में, ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपके इस क्वेश्चन में। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो देख लेते हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों को स्पष्ट करना है। अब यहाँ पे हमारा जो तुलसीदास का भरत प्रेम मिलाप है उसका चैप्टर से आपको ये दिया गया है, जो छंद है पद है उससे हमें लिया गया है ये कि मही सकल अनर्थ कर मूला, जो हमारी पंक्ति है इसमें जो भरत के विचार है, किस प्रकार से भरत जो है अपनी बातों को रख रहे हैं उसके बारे में जो है व्यक्त करना है, आपको इस पंक्ति को स्पष्ट करना है। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा इसमें क्या है। हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी हम बात कर ले, उसमें बता रहे हैं कि मैं ही सभी अनर्थों का मूल हूँ। मतलब ये सब क्या है मेरी ही वजह से हुआ है। भरत जो है वो सोच रहे हैं कि जो राम है उनको वनवास किस लिए मिला है, क्योंकि मैं क्या है मेरी जो माता केकई है उन्होंने मेरी वजह से ऐसा किया, क्योंकि वो चाहती थी मैं जो राजा है वो बन जाऊं, राजपाट अपने हाथों में ले लूं, इसलिए उन्होंने क्या किया है जो राम जी है उनको वनवास भेज दिया है। तो वो बता रहे हैं कि मेरी वजह से ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि राम के वन गमन व पिता की मृत्यु माताओं की दशा के लिए जो भरत स्वयं को ही दोषी मानते हैं, पिता की मृत्यु व राम को वनवास भी उनके कारण हुआ है, इसके लिए वह स्वयं को अपराधी मानते हैं और खेद प्रकट करते हैं। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भरत जी को क्या लग रहा है जितनी भी अनर्थ हो रही है, जितनी भी उनके आसपास जो गलत चीजें घटित हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उनकी वजह से हो रही है। इन सब के मूल कौन है, वो खुद है। ठीक है, तो इस लाइन में यही था, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे इसी पद से लिया गया है। इसमें क्या है, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी माता कौशल्या है उनकी बात की जा रही है कि किस प्रकार से जब राम जी है उनके विरह में जो उनकी माता है, किस प्रकार से जो हम बोल सकते हैं दर्द जो है, उनका जो दर्द है उसको व्यक्त कर रहे हैं हमारे तुलसीदास जी हैं। वो हमें यहाँ पे बताना है कि वो क्या करती है, राम के बचपन की चीजें हैं वो देखती है, उनके बचपन की यादें को याद करती है, लेकिन जब वो सच्चाई जानती है कि किस प्रकार से जो राम जी है उनको छोड़ के वनवास जा चुके हैं तो कितनी निराश हो जाती है, आपको इस पैराग्राफ में ये बताना है। तो हम देख लेते क्या है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जब माता कौशल्या को राम की याद आती है तो उनकी स्थिति एक जड़ चित्र के समान हो जाती है जो हिलती डुलती नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति हो जाती है, मतलब कि जो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से मूर्ति, उस प्रकार से वो बन जाती है। राम की वस्तु को देखकर हैरान थे, किंतु जैसे ही कौशल्य का भ्रम टूटता है तो उनकी स्थिति चित्र के समान हो जाती है। जैसे उन्होंने राम के वन जाने की बात याद आती है वैसी ही एक चित्र की भांति वह खड़ी रह जाती है। ठीक है, तो क्या है वो पुरानी बातों को याद करती है, बहुत खुश होती है, लेकिन जब उनको सच्चाई पता चलती है कि उनके समक्ष क्या है, अब राम नहीं है, वो वनवास के लिए जा चुके हैं, तो क्या है वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, एकदम चित्र के समान खड़ी हो जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं स्टैचू की जैसी हो जाती है, ना उनके अंदर कोई भावना उत्पन्न होती है, ना कोई भाव, ना हिलना डुलना कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो बिल्कुल एक मूर्ति के समान हो जाती है। तो यही आपको इस लाइन में बताना था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो यहाँ क्या है आपको नेक्स्ट है कि गीतावली के पद जननी रक्ति बाण धनुया के आधार पर राम के वन गमन के पश्चात माँ कौशल्या के मन की स्थिति का वर्णन करना है। अब यहाँ क्या है, जननी रक्ति बाण धनुया, तो आपने अगर ये पद पढ़ा है तो आपको इसमें पता होगा कि इस प्रकार से जो हमारी माता कौशल्या है, जो राम जी है उनकी बचपन के हम बोल सकते खिलौने वगैरह हो गए, तीर कमान जो थे वो देखती है, उनकी मोजड़ियां जो है वो देखती है, और उन सबको देख के क्या है उनकी बचपन की जो यादें हैं उसको याद कर रही होती है। तो इस पैराग्राफ में यही बताना है आपको। हम देख लेते हैं, राम के वन चले जाने के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कौशल्या बहुत व्यथित लगती है।
घर में जहां कहीं भी उन्हें राम के बचपन की कोई भी वस्तु दिखाई देती है, उन्हें राम की याद सताने लगती है। वे राम के बचपन के दिनों के खेलने वाले धनुष बाण को देखकर उठा लेती है और बार बार राम को याद करते हुए अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। इसी प्रकार से बालक राम के नन्हे नन्हे पैरों की सुंदर जूतियां देखकर भी उनका हृदय उमड़ पड़ता है और उन्हें भी अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि किस तरीके से जो उनके हस्बैंड दशरथ जी है उनकी मृत्यु हो जाती है, साथ ही में जो राम जी है, सीता है, लक्ष्मण है, वो सारे क्या है वनवास चले जाते हैं। तो क्या है, जो हमारी माता कौशल्या है वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। तो देखते हैं राम जी जो है हमारे उनकी बचपन की सारी चीजें देख रही होती है, धनुष बाण हो गए, उनकी जूतियां हो गई, वो सारी चीजें देखकर क्या है उनको बचपन की याद आती है और साथ ही में क्या है वो उनको स्नेह कर रही होती है, क्योंकि क्या है वो चीजें राम जी की होती है और वो राम को समझ कर क्या है उन चीजों को प्रेम कर रही होती है। तो इस पैराग्राफ में आपको यही बताना था। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ये आपका जो वारामासा है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें क्या है, माघ महीने में वीरणी को क्या अनुभव होते हैं, ये हमें बारामासा की जो हमारा पद है उसमें से बताना है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे लिए क्या है, हमारे जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है उन्होंने क्या बताया इसमें कि किस प्रकार से जो हमारे जो चित्तौड़ के राजा थे रत्न सेन, उनकी जो दूसरी वाइफ होती है, क्या है कि उनके जानने के बाद बहुत सारे जो हम बोल सकते हैं जो महीने हैं वो आ रहे हैं। तो हमारे जो पद्मावत पुस्तक है उसमें से छोटा सा ये भाग जो है लिया गया है कि किस प्रकार से जो उनकी फर्स्ट वाइफ है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है उनके जानने के बाद, तो उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे आपका आ गया है माघ महीने के बारे में पूछ लिया गया है। महीना कोई सा भी पूछने जा सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ माघ महीने के बारे में पूछे। तो क्या है, आपको सारे जो महीने हैं वो अच्छी तरीके से कर लेने हैं। तो इसमें क्या है, माघ महीने में बहुत भयंकर सर्दी पड़ने लगती है। प्रियतम के वियोग में विरणी नायिका के दिन कटे नहीं करते हैं। माघ की वर्षा के समान उनकी आंखों से निरंतर विरह के आंसू बहते हैं। तो क्या है, उनकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है, माघ महीने की बात की जा रही है, किस प्रकार से उनकी आंखों से माघ के महीने के समान क्या है आंसू जो है वो निकल रहे हैं। इस आंसुओं से भीगे वस्त्र उनके शरीर को बाण के समान चुभते हैं। माघ की तेज हवा और ओलों की वर्षा उनके जीवन को और भी अधिक कष्टप्रद बना देती है। अब क्या है, माघ के महीने में जो भी चीजें घटित हो रही है उससे क्या है उनका जीवन और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन प्रियतम के वियोग में उनका जीवन रसहीन हो गया है, वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। अब दिन प्रतिदिन क्या हो रही है अपने प्रियतम के वियोग में, मतलब जो हमारे जो राजा होते हैं उनके वियोग में क्या हो रहे हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उनका शरीर तिनके के समान हल्का हो गया है, वह विरह रूपी अग्नि में जलकर रात के समान उड़ने के लिए तैयार है। अब क्या है, वो इंतजार करते करते इतनी थक चुकी है कि क्या है उनका शरीर बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल तिनके के समान हो चुका है। अब वो चाहती है जो इनकी विरह रूपी अग्नि है, मतलब जो विरह की आग है उसमें ये जल जाना चाहती है और साथ ही में क्या है राग बनकर यहाँ से उड़ जाना चाहती है। तो ये माघ महीने की विशेषताओं के बारे में था। अन्य जो महीने हैं उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि क्या है एक पैराग्राफ आता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो आई होप आप जो पूरे पैराग्राफ है उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो है आपका। तो इसमें क्या पूछा गया है कि लेखक का रुझान और रुचि जो है वो साहित्य की ओर किस प्रकार से बढ़ा, किस तरीके से उन्होंने साहित्य की ओर जो अपना ध्यान है वो केंद्रित। तो ये जो चैप्टर है हमारा जो प्रेम घन की छाया स्मृति है उसमें से ये लिया गया है कि किस प्रकार से जो हमारे लेखक है उनका रुझान बताया गया है कि किस प्रकार से साहित्य की ओर बढ़ा। तो क्या है, लेखक बचपन से उनके आसपास का माहौल इस प्रकार से था कि उनका जो ध्यान है साहित्य की ओर बढ़ता गया। उनके पिता की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी जो उनको लगता था कि जो हम बोल सकते हैं लेखक का मन जो है एक तरीके से उनके पिता के कारण भी जो साहित्य है उसकी ओर बढ़ा। साथ ही में जो हमारे भारतेंद्र जी है उनके बारे में समझ के, जो हरिश्चंद्र जी है उनके बारे में समझ के क्या है लेखक ने बचपन से जो साहित्य की चीजें है उसकी ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ आपको बताना है किस प्रकार से बढ़े हैं। तो हम देख लेते हैं, शुक्ल जी की अभिरुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई क्योंकि उन्होंने पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तक ला लाकर पढ़ना आरंभ किया था। अब ये कौन थे, जो हमारे केदारनाथ जी है उनके पिताजी के मित्र थे और क्या करते थे वो यहाँ पे जो बुक वगैरह होती है उनके घर पर भिजवाते थे। तो क्या किया इन्होंने, जो उनके पुस्तकालय है वहां पर जाके बुक पढ़ना शुरू कर दिया था। लेखक जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे हिंदी के नूतन साहित्य की ओर उसका झुकाव बढ़ता गया। अब जिस प्रकार से उनकी उम्र बढ़ रही थी उस प्रकार से साहित्य की तरफ क्या है उनका झुकाव भी बढ़ता जा रहा था। उनका जो प्रेम हम बोल सकते थे, एक तरीके से लगाव जो है हम बोल सकते थे, स्नेह जो है साहित्य की ओर क्या है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था।
उनके घर में जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी जिन्हें वह बड़े चाव से पढ़ते थे। जो हमारा जीवन प्रेस है, आपको ये याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, तो हमारी जो जीवन प्रेस की जो पुस्तकें हैं लेखक के यहाँ पे आती थी और लेखक क्या करते थे, उनको बड़े चाव से पढ़ा करते थे। ऐसे ही उनका रुझान व जो है रुचि साहित्य की ओर जो प्रति जो है साहित्य की प्रति जो है बढ़ता गया। यहाँ मेनली हमें बताया गया किस प्रकार से वो बचपन से ही क्या करते थे, जो केदारनाथ सिंह जी है उनके पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ा करते थे। साथ ही में क्या है, बचपन से जो उनका झुकाव है हिंदी साहित्य है उसकी तरफ बढ़ता गया और बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे जो लगाव है और ज्यादा बढ़ता गया। साथ ही में जो उनकी जीवन प्रेस नामक जो हम बोल सकते प्रेस था, जीवन प्रेस, वहां से क्या करते थे, बहुत सारी पुस्तकें आती थी उनके घर पे, तो उन पुस्तकों को भी पढ़कर क्या करते थे, वो जो साहित्य है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते थे और जो उनका लगाव था साहित्य की और जो रुचि थी वो भी बढ़ता जाता था। तो यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो प्रस्तुत संस्मरण, अब यहाँ संस्मरण की मैं बात कर लूं तो ये क्या होती है, हमारी यादें होती है, ठीक है। अब संस्मरण हम बोल सकते हैं बहुत सारी निबंध होती है, जो कहानी लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कई प्रकार से हम कहानी निबंध के रूप में लिखते हैं, कई प्रकार से हम संस्मरण के तौर पर लिखते हैं। तो संस्मरण क्या है, किसी व्यक्ति की याद में जो कहानी लिखी जाए उसको हम संस्मरण कहते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लीजिए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपको जो चौधरी साहब है इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। तो क्या है, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया। अब यहाँ पे जो चौधरी साहब की जो उनकी विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताएं हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। क्या है, चौधरी साहब एक रईस की तरह रहते थे। अब चौधरी साहब किस प्रकार से रहते थे, रईस लोग होते हैं उनकी तरीके से रहते थे, ठीक है। उनका व्यक्तित्व आकर्षक तथा बाल कंधों तक थे। वे सभी त्योहारों पर नाच रंग का आयोजन करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत व तबीयतदारी टपकती थी, ठीक है। यह छोटे से छोटे काम के लिए नौकरों पर निर्भर रहते थे। नौकरों के साथ संवाद करके उनका लहजा सुनने लायक होता था। वे नागरी को भाषा मानते थे और उसी में लिखते थे। तो यहाँ जो नागरी है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये देवनागरी की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें जो हमारे कौन है चौधरी साहब जी है उनकी बात की गई है, किस प्रकार से हर जगह क्या है उनकी हम बोल सकते हैं रईसियत की बात की जा रही है, किस प्रकार से उनकी जो रईसी है सामने वो रखते थे लोगों के सामने, उनका जो बात करने का तरीका था, संवाद करने का तरीका था, एक तरीके से व्यंग कसते थे वो लोगों के ऊपर। तो वो भी क्या है काफी दिलचस्प होता था। हर चीज के लिए वो नौकरों पर डिपेंड रहते थे, हर छोटी से छोटी चीज के लिए क्या है, अगर कुछ भी हम देख लें, इसमें अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसमें एक लाइन देखी होगी आपने, कुछ लालटेन वगैरह होता है जो गिर जाता है, तो क्या है वो खुद उठ के उसको नहीं उठाते हैं, वो नौकर को क्या है आवाज दे रहे होते हैं। तो ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए हम बता सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे हर जो भी त्योहार होता था वो क्या करते थे, जो नाच है बोल सकते हैं आयोजन, बड़ा आयोजन जो है उसको स्थापित करवाते थे। तो ये सारे क्या है हमारे जो चौधरी साहब है उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, किस प्रकार से ये क्वेश्चन सीधा हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले, या फिर क्या है किस प्रकार से कौन कौन सी बातों से आप कह सकते हैं कि चौधरी साहब क्या है हम बोल सकते हैं किस किस कारणों से चौधरी साहब की जो रईसियत है हमें पता चलती है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो यही आंसर क्या है आपको देना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्ल जी की मित्र मंडली को देखकर जो उर्दू भाषी लोग हैं उन्हें किस नाम से पुकारते थे। अब शुक्ल जी जो है एक ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे बड़े बड़े वकील हो गए, बड़े बड़े मुनीब वगैरह हो गए, ऐसे लोग रहते थे। तो ज्यादा किस शब्दों का यूज करते थे, वो हमारे जो उर्दू वर्ड है उनका यूज करते थे, जैसे वकालत वगैरह हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड जो है बड़े जो उर्दू के वर्ड होते हैं उनका यूज करते थे। तो क्या है शुक्ल जी के लोग जो थे वो पूर्ण रूप से जो हिंदी वर्ड है उसका यूज करते थे। तो यहाँ के जो लोग थे उर्दू भाषी लोग हैं उन्होंने उनका क्या है एक नाम रख दिया था, उस नाम के बारे में आपको बताना है इसमें मेनली। तो हम देख लेते हैं क्या है। शुक्ल जी की मित्र मंडली को देखकर उर्दू भाषी लोग उन्हें निसंदेह मंडली कहते थे, ठीक है, निसंदेह मंडली कहते थे। अब आगे आगे क्यों कहते थे वो भी हम देख लेंगे। नाम से पुकारने लगे थे क्योंकि उन्हें लेखक की मंडली की बोली अनोखी लगती थी, ठीक है। अब उनकी बोली जो थी एक प्रकार से उनको अनोखी लगती थी, जिससे निसंदेह शब्द का प्रयोग बहुत होता था।
अब क्या है, जो इनकी मंडली के लोग थे वो निसंदेह शब्द ना बहुत ज्यादा यूज करते थे, इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, इनका नाम निसंदेह जो है वो रख दिया था। जबकि वह रहने वाले लोग वकील हो गए, मुख्तार हो गए, कचहरी के अफसरों की भाषा उर्दू थी। ठीक है, तो आसपास जितने भी लोग रहते थे लेखक के आसपास, तो वो क्या करते थे, उर्दू भाषी लोग थे, उर्दू बोलते थे। और क्या है, लेखक के यहाँ पे क्या होता था, जो हम बोल सकते हैं हिंदी वर्ड जो है उनका यूज किया जाता था। और सबसे ज्यादा वो किस वर्ड का यूज करते थे, जो निसंदेह वर्ड है उसका यूज करते थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, इनका नाम निसंदेह जो है वो रख दिया था। इसलिए लेखक की मंडली का नाम उन्होंने निसंदेह मंडली रख दिया। तो ये छोटा सा आंसर था। हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन है पूछ दिया जाए, तो आपको क्वेश्चन क्या है याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। अब यहाँ पे बताना है कि जब बालक, अब ये आपका जो पोयम चैप्टर है, बालक बच गया ढेले चुल्लो और घड़े के पुर्जे, उसमें से आपके आगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि बालक बच गया। अब आपने अगर ये पढ़ा है, ये निबंध टाइप में, शॉर्ट निबंध टाइप में हम आपका जो चैप्टर दे रखा है, तो इसमें बालक क्या है, एक छोटे से बालक को किस प्रकार से जबरदस्ती बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ाकर इतना इंटेलिजेंट बना दिया जाता है कि वो बच्चा क्या है, अपने बचपन को खो देता है। लेखक क्या होता है, वो सामने बैठ के इन सब चीजों को देख रहा होता है, तो उसको काफी घुटन महसूस हो रही होती है कि एक छोटा सा बच्चा है, 8-10 साल का है, वो किस प्रकार से उससे जो चीजें हैं करवा रहे हैं। और क्या है, इतनी बड़े बड़े जो क्वेश्चन जो कि बड़े लोगों को भी नहीं पता होता, उस छोटे से बच्चे को पता है। तो जब अंत में क्या है, जब उसने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए होते अपने आसपास बैठे लोगों को, तो उससे गिफ्ट की बात पूछते कि तुम क्या चाहते हो मेरे से। तो क्या है, वहां पे बालक किसकी डिमांड करता है, एक लड्डू की डिमांड करता है, जिससे लेखक क्या है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि बच्चे का जो बचपन है वो बच गया है। लेकिन आसपास के लोग क्या है, निराश हो जाते हैं। उनको तो लग रहा था कि बच्चा है, उसको बुक मांगनी चाहिए थी, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी नॉलेज है इसके अंदर, तो ये लड्डू जैसी आम चीज क्यों मांगेगा। लेकिन लेखक क्या है, इससे बहुत खुश हुए थे क्योंकि उसका जो बचपन है वो बच चुका था। तो इसी क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि जो बालक द्वारा जो लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस ली, मतलब उनको काफी अच्छा लगा, तो बताना है वो क्यों ली। ठीक है, बालक के पिता व उनके शिक्षकों ने बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब यहाँ पे आपको बता रखा है, स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है, मतलब एक बालक है, बच्चा है, तो उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी, खिलौने मांगने की होगी, खेलने की होगी, यही सारी चीजें एक बच्चे के अंदर होती है। लेकिन क्या है, इनके पिता जो है, शिक्षक जो है, उन्होंने इन सारी चीजों को बिल्कुल उसके अंदर से समाप्त कर दिया था। लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी बालक को, जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र है, उस पर शिक्षा का इस प्रकार दबाव उचित है। ठीक है, तो बच्चे से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे कि लेखक खुद हैरान था कि इस छोटे से बच्चे को इतने बड़े लेवल के क्वेश्चन आंसर पता है। और साथ ही में सोच रहा है कि क्या इतना दबाव डालना एक बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा सही है। तो हमें तो पता है कि बच्चे का है, छोटा बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई हो सकती है, और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी हो सकता है। तो लेखक का सोचना यही था, लेकिन जो उसके पिता थे, शिक्षक थे, उसका मानना ये नहीं था। वो पूरी तरीके से चाहते थे क्या है, बच्चा पूरा का पूरा फोकस किस पे करे, सिर्फ पढ़ाई पर ही करे। जब बालक ने लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि अभी इस बालक का बचपन मरा नहीं है। सॉरी, यहाँ पे मरा आएगा। क्या है, जब उसने लड्डू मांग लिया, क्योंकि इस प्रकार से उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे, सबका जवाब वो दे रहा था, तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो आसपास के लोगों के डर से या तो पुस्तक ना मांग ले, किताब ना मांग ले, कोई ऐसी चीज ना मांग ले जो कि एक बच्चा नहीं मांग सकता। लेकिन उसने क्या किया, लड्डू मांगा, तो जिससे क्या लगा, लेखक के अंदर ये चैन की सांस आई कि इसका जो बचपन है अभी खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो अभी भी जीवित है। अभी भी इसको इस दबाव से उबरा जा सकता है, मतलब जो दबाया जा रहा है उसको, उसके बचपन को, उससे भी उसको अभी हम उबार सकते हैं। लेखक के द्वारा सुख की सांस लेने का यही कारण था कि किस प्रकार से उसने, जो लेखक है हमारे, उन्होंने बालक को बचते हुए देख लिया, जिससे हमारा इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो पड़ा, बालक बच गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये आपका आ गया है जो घड़ी के पुर्जे हैं, इसी में से आपका दे रखा है नेक्स्ट जो निबंध टाइप में जो चैप्टर है उसमें से, कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत जो है वो क्यों चुना। अब यहाँ पे लेखक जो है उन्होंने सिर्फ घड़ी को ही क्यों लिया, किसी अन्य चीज को भी ले सकते थे। तो यहाँ बताना है कि घड़ी को उन्होंने क्यों लिया है और किस प्रकार से घड़ी जो है एक सही सार्थक एग्जाम्पल इसका बन सकता है। तो क्या है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे
का उदाहरण लिया, क्योंकि उन्हें जो है घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित ना मानकर घड़ी को खोलकर देखने, उसकी साफ सफाई कर पुर्जों के विषय में जानकारी हासिल करने का अधिकार सबका होना चाहिए। ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार धर्म से संबंधित बातें धर्म उपदेशक है तक ही सीमित नहीं रहे, सभी को उसके अर्थों का बोध ज्ञान कराया जाना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे किसी को एग्जाम्पल के जरिए धर्म की बात की जा रही है, हम घड़ी की बात कर ले तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं धर्म से, और घड़ी से हम रिलेट कर सकते हैं। घड़ी क्या है, हर कोई व्यक्ति जो है घड़ी ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन जो घड़ी साज है सिर्फ वो घड़ी ठीक कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, दावा करते हैं कि क्या है, हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो घड़ी खोले और उसको देखे। लेकिन लेखक यहाँ बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति उस काम को करना चाहते हैं, मतलब घड़ी को खोलकर सीखना चाहता है, उसको किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या डर है, क्या तुम्हारे अंदर ऐसी हम बोल सकते भावनाएं हैं कि तुम उसको ठीक नहीं करने दे रहे या सीखने का प्रयास भी नहीं करने दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमें धर्म की बात की गई है, किस प्रकार से जो धर्म गुरु ये बोलते हैं धर्म को जानने का अधिकार हर किसी को नहीं है, लेकिन लेखक बोलते हैं कि मूर्खों को ये जानने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इच्छुक है, जो जानना चाहता है, जो समझदार है, कम से कम उसे तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ घड़ी के जरिए उन्होंने बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से जो धर्म गुरु वगैरह है वो बोलते हैं कि धर्म के बारे में हर कोई नहीं जान सकता, हम धर्म से क्या आता है, हम ही धर्म के बारे में सबको जानकारी देंगे। लेकिन लेखक क्या है, इसके बिल्कुल विरोध में है, इसलिए उन्होंने घड़ी का एग्जाम्पल दिया है, और घड़ी के एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने हमें धर्म को समझाने का प्रयास करा है कि हर कोई व्यक्ति जो है धर्म को नहीं समझ सकता, लेकिन जो धर्म को जानना चाहता है आप उसको जानने से जो है दूर नहीं रख सकते हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो घड़ी है उसका यूज किया है और साथ ही में एक अच्छा एग्जाम्पल देने का हमने प्रयास किया है। तो इस क्वेश्चन में यही था, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, एक मिनट। तो अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर कर आया है उसे तो देखने दो। इसका जो आशय हमें वो स्पष्ट करना है। तो अनाड़ी व्यक्ति कौन है, जिसको घड़ी देखना नहीं आता, ठीक है, मूर्ख है, या फिर हम यहाँ पे अगर धर्म की बात कर ली तो जिसको धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ना ही उसे जानने में इंटरेस्टेड है। ठीक, यहाँ पे उनकी बात की गई है। सेकेंड यहाँ पे क्या है, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आए हुए, मतलब उनको घड़ी बनाना आता है। तो यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति धर्म के बारे में जानना चाहते हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, तो हमें जो इसका आशय है वो स्पष्ट करना है। तो यहाँ लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है जो कि बिल्कुल जानना नहीं चाहता है धर्म के बारे में, घड़ी के जरिए बताया गया है, कम से कम उसको हम दूर रख सकते हैं, उसको नहीं जानना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो घड़ी के इम्तिहान, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आया है, कम से कम उसे तो घड़ी खोलकर देखने दीजिए। मतलब जो धर्म के बारे में जानना चाहते हैं कम से कम उन्हें तो इसमें इंक्लूड होने दीजिए, और हमें क्या है, जो धर्म की जानकारी है कम से कम उन्हें तो दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, लेखक ने एक तरीके से हम बोल सकते हैं तंज कसा है जो हमारे धर्म गुरु होते हैं उनके ऊपर, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि घड़ी के जरिए वो बताने का प्रयास करता है कि हर कोई घड़ी को खोलकर ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन लेखक यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आ चुका है तो वो तो ठीक कर सकता है। इसीलिए अगर आप कह रहे हो कि धर्म को हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो समझना चाहता है कम से कम आप उसे तो समझाइए। तो यहाँ पे लेखक ने हमें यही बताने का प्रयास किया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस कथन का आशय है कि ऐसे व्यक्ति जो कोई काम मत करवाओ जो उसके बारे में ना जानता हो, यही स्थिति धर्म की भी है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है, किसी भी चीज को नहीं जानता है, यही स्थिति क्या है, हमारी धर्म की भी है। जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में पूरी जानकारी है उसे धर्म के बारे में चर्चा, किंतु जिसे धर्म का तनिक ज्ञान नहीं हो उसे धर्म संबंधित ज्ञान ना ले। तो यहाँ बताया गया है कि जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान है कम से कम उससे तो हमें ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है हम उससे क्या समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुओं की बात की जाए, जो धर्म गुरु है उनके बारे में उनको खुद धर्म की पूरी चीजें जो जानकारी हो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, खुद उनको नहीं पता धर्म की शुरुआत के बारे में, धर्म की विशेषताओं के बारे में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, धर्म की जो बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो हमें बताते हैं। जिस तरह
ये घड़ी साजी होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया व्यक्ति खराब घड़ी सही कर सकता है, यही स्थिति धर्म पर भी मालूम होती है। तो यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे ये धर्म गुरुओं की बात की जा रही है, जिनको क्या है खुद नहीं पता धर्म की पूरी तरीके से विशेषताएं जो है, लेकिन ये क्या है लोगों को बता रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ लेखक क्या है हमें सचेत करना चाहते हैं कि उन लोगों से मत समझो जिनको घड़ी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, उनको कुछ समझ में ही नहीं है, बल्कि उन लोगों से जानने का प्रयास करो जो कि घड़ी के बारे में जानकारी रखते हैं। मतलब धर्म गुरु खुद धर्म के बारे में नहीं जानते, बड़े बड़े बातें रखते हैं लेकिन उनको खुद धर्म की जानकारी नहीं है। हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में समझना चाहिए जो कि खुल के धर्म के बारे में बता रहा है। धर्म गुरु क्या है, वो इस प्रकार से बोलेंगे कि धर्म को जानने के अधिकार सिर्फ हम लोगों के हैं, बाकी जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप समझ लीजिए बस। तो लेखक क्या है इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि धर्म को हम जितना बांटेंगे, धर्म के बारे में बताएंगे, उतनी शिक्षा क्या है लोगों तक पहुंचेगी। तो हमें ऐसे धर्म गुरुओं के बारे में जो हम बातों में, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमें लेखक ने यहाँ पे मेनली यही बताने की प्रयास किया गया है। और क्या है एंड की लाइन में उन्होंने बताया है कि जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया व्यक्ति खराब घड़ी को सही कर सकता है। मतलब जो धर्म के बारे में अच्छी तरीके से जानता है, सिर्फ वही व्यक्ति क्या है धर्म की जानकारी लोगों को अच्छी दे सकता है। यही स्थिति धर्म पर भी लागू होती है। तो घड़ी के जरिए क्या है धर्म की जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये आपका ढेले चुन लो पाठ में से लिया गया है, जो कि इसी पाठ का एक अंश है। तो इसमें क्या है, जो ढेले चुन लो पाठ किस अंधविश्वास की ओर संकेत करता है। तो आपने इसमें देखा होगा विवाह के लिए क्या है, हम जो ये प्रथा है इसको पुराने टाइम पर यूज किया जाता था। तो ये किस प्रकार का एक अंधविश्वास है, लेखक ने हमें इसके बारे में बताया है। तो अब वो हम देख लेते हैं। इस पाठ में जिस विवाह रीति का वर्णन किया गया है वो अंधविश्वास प्रतीक होती है, जिसमें मिट्टी के ढेलों के आधार पर वधु को चुना जाता है। तो एक अंधविश्वासी है, हम क्या कर रहे हैं, वधु का जीवन उन 4 ढेलों के ऊपर निर्भर कर दे रहे हैं। वो जिस ढेल को चुन रही है उस प्रकार का व्यक्ति उसको मिल जाएगा। लड़कों के सामने खेत की, हवन की, चारगाह की व शमशान की मिट्टी के ढेले रख जाते हैं। लड़की जिसे उठा ले उसका भविष्य उसी के आधार पर निर्धारित होता है। यह अंधविश्वास ही था कि शमशान की मिट्टी के जो ढेले हैं उठाने पर अपशगुन होता है। ज्योतिषी संबंधित अंधविश्वास पर कटाक्ष किया गया है। तो ये एक अंधविश्वास ही है कि अगर वो शमशान के 4 जो हमारे ढेले हैं, चारों क्या है यहाँ बताए गए हैं, एक खेत की है, एक हवन की है, चारगाह की और शमशान की है। अगर चारों में से किसी महिला ने क्या किया, उसने शमशान की मिट्टी उठा ली है, तो उसको क्या है एक हम हो सकते अपशगुन माना जाएगा। तो क्या है इस तरीके का जो अंधविश्वास हमारे पुराने समय में था, आप ये देख रहे हैं एक अंधविश्वास की बात है, किस तरीके से ढेले के जरिए एक तो हम व्यक्ति का जो जीवन है वो निर्धारित कर रहे हैं, साथ ही में क्या है अगर वो शमशान का ढेला उठा रही है तो उसको अपशगुन माना जा रहा है, एक गलत हम बोल सकते गलत नजरिए से उसको देखा जा रहा है। और उसका विवाह क्या है उस व्यक्ति से नहीं होगा जिससे उसने अभी के टाइम पर क्या है वो शमशान की मिट्टी का ढेला चुन लिया है। भले कोई अन्य व्यक्ति आएगा और वो 4 ढेले फिर रखेगा और उस चारों में से कोई चुनेगी तो उसका विवाह उससे हो जाएगा, लेकिन शुरुआती टाइम पे क्या है अगर उसने 4 ढेलों में से उठा लिया कोई एक ढेला तो उसको क्या है ये हम बोल सकते हैं एक बुरा और अपशगुन इसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अंधविश्वास है जिसपे क्या है हमारे लेखक ने क्या है एक कटाक्ष किया, एक बार जो है वो किया है, उसके बारे में हमें बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा थी। तो ये आपका संवदिया जो चैप्टर है उससे आ गया है। तो क्या है संवदिया जो है हम उसकी बात कर ले तो कौन होते थे संवदिया, जो पूर्ण रूप से क्या है एक तरीके से हम हो सकते हैं कोई संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति, उसको हम संवाद पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या है संवदिया कहते थे। और संवदिया काम की हम बात करें तो काफी मुश्किल होता था कि सामने किसी की मृत्यु हो गई है, कोई खुश है, जिस प्रकार से व्यक्ति ने संदेश पहुंचाने का जो दूसरी जगह पहुंचाना है, मेरे यहाँ कोई दुख का माहौल है और मैंने एक व्यक्ति को बताया है रोते हुए दुख के माहौल में, उसी प्रकार से क्या है संबंधिया को बात क्या है दूसरी जगह लेकर जानी है और सेम जिस प्रकार से मैंने बोली है उसी प्रकार से उसको उनके सामने भी रखनी है। तो इस काम को हम बोल सकते हैं ज्यादा आसान नहीं है, हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये संबंधिया के कार्य थे। अब यहाँ पे गाँव वालों की भी बात करनी है आपको, तो हम देख लेते हैं कि संवदिया वातावरण सूप कर ही संवाद का अनुमान लगा लेते हैं। अब संवदिया क्या करते हैं आसपास का जिस प्रकार का वातावरण है उसी को सुनकर क्या है वो संवाद का पता लगा लेते हैं। खुशनुमा माहौल है तो उनको पता चल जाता है कि लोग खुश है, या फिर किसी का मातम का माहौल है तो पता चल जाता है कुछ गलत हुआ है। ठीक है, वह भावुक है, वहां एक
संवेदनशील और समझदार इंसान है, वह ईमानदार और दूसरों का मददगार है, वह चतुर है। गांव वाले मन में समंधिया की यह अवधारणा है कि निठल्ला है। अब गांव के लोग क्या सोचते हैं कि जो समंधिया है वो क्या है, जो हमारा हरगोविंद है क्या है, एकदम निठल्ला है, मतलब कोई काम नहीं करता है, काम चोर है, पेटू आदमी है, समंधिया का कार्य करता है। मतलब इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो काम चोर है, काम नहीं करना चाहता है, वही व्यक्ति क्या है, समंधिया का जो काम है वो करता है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, बिना मजदूरी के ही जो संवाद पहुंचाता है, वह औरतों का गुलाम होता है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी बात की जा रही है कि क्या है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और क्या है, औरतों का संदेश क्या कर रहा है, वो फ्री में ही पहुंचा दे रहा है। तो ये क्या है, एक समंधिया की गलत धारणा जो है, अवधारणा क्या है, गांव वाले के अंदर होती है। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा पाया। अब यहाँ पे जो बड़ी बहुरिया है, उसने, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो उसने एक संवाद भेजा था कि क्या है कि उनकी जो स्थिति है काफी खराब हो चुकी है बड़ी बहुरिया की, तो वो हवेली में अब नहीं रहना चाहती है, या तो वो मर जाएगी या फिर वो चाहती है कि वो उसकी जो माँ है उसको यहाँ से लेकर चली जाए। लेकिन जो हरगोविंद है वो इस संदेश क्या है, उनकी माँ तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उनको लगता है कि उनके गाँव की बहुत इंसल्ट होगी, और साथ ही में क्या है, जो बड़ी बहुरिया है वो यहाँ गांव की उसको लक्ष्मी मानता है, तो वो नहीं चाहता कि क्या है वो वहां से जाए, इसलिए क्या करता है, वो संदेश जो है वहां तक नहीं पहुंचा पाता है। तो हम इसको देख लेते हैं। क्या है, बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोविंद अच्छी तरीके से समझ रहा है। उसके मायके पहुंचकर वहां का खुशनुमा वातावरण व अभाववत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे इसने हरगोविंद को अपने गांव की इज्जत भी मिट्टी में मिलती दिख रही थी, तथा लग रहा था कि फिर गांव की लक्ष्मी सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी। उसकी वेदना का समाचार वह किस मुंह से सुनाएगा। तो क्या है, वो किस प्रकार से वो उनकी मां को बताएगा कि उनके गांव की जो बहू है, बड़ी बहू है, वो अब ठीक से नहीं रह पा रही है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो वो क्या है, अपनी जो भावनाएं थी, जो उसकी बातें थी, वो बड़ी बहुरिया की उस तक नहीं पहुंचा पाया। तो यही रीजन था जिस प्रकार से जो हरगोविंद है, बड़ी बहुरिया का जो संदेश होता है उनके घर वालों को नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है गांधी, नेहरू और यासफ अरिफात जो है उनसे लिया गया है। इसमें क्या है, तो फर्स्ट यहाँ पे गांधी जी की बात की गई है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार उनके व्यक्तित्व की किस खूबी को दर्शाता है। अब जो रोगी बालक था, जो कि पेट दर्द बोल रहा था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो जिस प्रकार से गांधी जी उसकी मदद करते हैं, तो उनकी जो खूबी है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या है, गांधी जी बहुत ही दयालु और हृदय व्यक्ति थे, रोगियों की सेवा करना भी अपना धर्म समझते थे। ठीक है, तो क्या है, गांधी जी अच्छे व्यक्ति थे, और साथ ही में क्या है, जो रोगी व्यक्ति हो गए, जो किसी दर्द में है, पीड़ा में है, उनकी मदद करना भी चाहते थे। बालक के पेट में दर्द असहनीय हो गया था, तो वह सिर्फ जो है बापू, सॉरी यहाँ पे बापू होगा, बापू को ही बुलाने की बात कर रहा था। बापू के स्नेह और सेवा से वह ठीक हो गया। ठीक है, उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो क्या कह रहा था कि वो सिर्फ बापू से ही जो अपना इलाज है वो करवाएगा, उनको बुलाना चाहता था। और जैसी जो हमारे गांधी जी वहां पे आए, उनकी सेवा की, और तो वो क्या है, वो बालक जो है वो ठीक हो गया। गांधी जी रोगियों की मन की स्थिति को भाप कर उन्हें उनसे प्रेम का व्यवहार करते थे। जिन रोगियों के पास लोग जाने से कराते थे, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे रोग बता रखे हैं उनके बारे में, वे स्वयं उनके पास जाते थे, देखभाल करते थे। इन उदाहरणों से गांधी जी के उच्च व्यक्तित्व का परिचय होता है। तो गांधी जी क्या करते थे, ऐसे जो रोगी होते जिनसे व्यक्ति दूर भागते थे, वो उनके पास भी जाते थे, उनकी सेवा करते थे, और क्या करते थे, उनको अच्छी तरीके से जो स्नेह है वो दिया करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांधी जी कितने दयालु व्यक्ति थे। तो वही उनकी जो विशेषताएं हैं, आपको इस जो लाइन है कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार हम बता रहे हैं कितना अच्छा था और कितना स्नेहपूर्ण था, और सिर्फ उस बालक के प्रति ही नहीं, जो अन्य रोगी व्यक्ति होते थे उनके प्रति भी उनका जो स्नेह था काफी ज्यादा अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार से किया। आपको बताना है कि जब नेहरू जी कश्मीर गए थे, तो किस प्रकार से लोगों ने उनका जो स्वागत है वो किया था। तो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीरकादल तक गांव में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि कितनी बड़ी उनके लिए शोभा जो यात्रा है वो चालू की गई थी, जो कि झेलम नदी से शहर के
जो दूसरा सीढ़ी है वहां से लेकर जो 7वां पुल है वहां से लेकर क्या है पूरी जगह जो उनकी यात्रा है, शोभा यात्रा, उनको हम बोल सकते हैं स्वागत के लिए जो यात्रा चालू किया गया था वो दिख रही थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजारों कश्मीरी निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे और बहुत सारे कश्मीरी जो हम व्यक्ति की बात कर ले वो उनके स्वागत में लीन थे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो नेहरू जी का स्वागत है काफी भव्य तरीके से किया गया था। सभी कश्मीरी लोग वहां एकत्रित थे और साथ ही में उनका स्वागत भी कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में यही था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, उतने तो आदरणीय जितने आपके लिए। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर हमें प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो अराफात जी उन्होंने बोला कि वो सिर्फ आपके नेता ही नहीं है, हमारे भी नेता है। ठीक है, जितना आदर आप उनका करते हैं उतना हम भी उनका आदर करते हैं। तो हमें जो गांधी जी की विशेषता है वो हमें बतानी है। क्या है, इस कथन से पता चलता है कि गांधी जी केवल भारत के ही नेता नहीं बल्कि वह हर उस व्यक्ति और देश के नेता थे जो अपनी आबादी के लिए संघर्ष कर रहा था। ठीक है, उस टाइम तो हम देख रहे थे कि गांधी जी हम बोल सकते हैं एक तरीके से आइडल बन चुके थे। सभी लोग चाहते थे कि उनकी तरीके से बने और साथ ही में क्या है जो भी हमारे आजादी का जो उत्सव है उसको मनाए और सभी लोग आजाद होना चाहते थे उनको देख के। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से गांधी जी सिर्फ भारत के ही नेता नहीं थे, उन सभी व्यक्ति के नेता थे जो कि आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी को सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति थी। वह फिलिस्तीन की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। वह वसुदेव कुटुंबकम, यहाँ पे क्या है, वसुदेव कुटुंबकम क्या है, हम पूरा विश्व जो है एक परिवार है। ठीक है, उसकी बात रखी गई थी कि भावना में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो क्या चाहते थे कि पूरे विश्व को हम एक परिवार की तरह लेकर चले और सभी विश्व के लोग क्या करें, साथ में मिलकर जो आजादी है उसके लिए संघर्ष करें और आजादी को हम क्या करें, हासिल कर ले। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण उन्हें समस्त विश्व में लोकप्रियता जब प्राप्त हुई थी। तो जो इनकी आप बोल रहे हैं सोच देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे विश्व को साथ में लेकर चलना चाहते थे, तो इसी सोच से क्या हुआ था, पूरे विश्व में ही क्या है ये लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आपको आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ आपसे पूछा गया है लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की। अब ये आपका जो विस्कोहर की माटी है उस चैप्टर से लिया गया है। इसमें आपका जो अंतर और अंतराल है दोनों ही चैप्टर के क्वेश्चन, दोनों ही बुक के क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, तो इसमें लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की थी। तो माँ की जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो बतख की विशेषताओं से जोड़ते हैं और माँ की तुलना बतख से करते हैं। ठीक है, तो हम उसका देख लेते हैं। क्या है, लेखक ने बतख और माँ, मानव शिशु माँ की तुलना करते हुए कई पक्ष सामने रखे हैं। लेखक को दोनों में कई सारी जो समानताएं हैं वो नजर आती है। बहुत सारी ऐसी बातें जो है दोनों में सेम दिखती है, वो हम देख लेते हैं। क्या है, खतरों से बचाना, जिस प्रकार बतख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचाकर रखती है, उसी प्रकार मानव माँ भी अपने बच्चों की जो ढाल है बनकर दुनिया को खतरों से बचाती है। तो यहाँ पे क्या है, जिस प्रकार से हम बतख की बात कर ले, किस प्रकार से अपने पंखों से बच्चों को क्या है जो उसके अंडे है उसको ढक लेती है और बाकी जो अन्य जानवर होते हैं उससे अपने बच्चों को बचाती है, वैसे ही जो मानव माँ है, मनुष्य की माँ है, वो क्या करती है, अपने बच्चों को हमेशा जो दुनिया भर के लोग हैं उनसे जो सुरक्षित रखने का प्रयास जो है वो करती है। सतर्कता और कोमलता से देखरेख, जैसे बतख माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को अपने पंखों के अंदर छुपाती है, उसी प्रकार से मानव माँ बच्चों को डांटते मारते समय ध्यान रखती है कि शिशु को नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो बतख है अपने बच्चों को क्या है पंखों से छुपा रखी है, सतर्क है और साथ ही में क्या है कोमलता के साथ, स्नेह के साथ उनको रखती है। वैसे ही हम माँ की बात करें तो क्या करते हैं, बच्चों को मारती तो है लेकिन इस प्रकार से मारती है कि क्या है चोट ज्यादा ना लगे, तुरंत क्या है वो ठीक हो जाए। साथ ही में क्या है वो चाहती है कि वो जो गलत काम किया है उससे सुधर भी जाए और उसको चोट भी ना लगे। ठीक है, आने वाले खतरे को भापना, बतख माँ की निगाह सदैव कौवे की ताक पर रहती है। मानव माँ भी अपने बच्चों पर आने वाले संभावित खतरों को भाप लेती है। तो यहाँ पे क्या है कि माँ के बारे में बताया किस तरीके से जो आने वाला खतरा होता है उसको वो लोग पहले ही भाप लेते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी जिस कारण क्या है बतख और मानव माँ क्या है जिनकी तुलना क्या है हमारे जो लेखक है उन्होंने की है, किस प्रकार से दोनों ही क्या कर रहे हैं, बच्चों की क्या है देखभाल कर रहे हैं एकदम सतर्कता के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधित मान्यताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, प्रकृति को ना एक नारी का रूप दिया है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार की जो विशेषताएं है उसको उस नारी में दिखी है, जिससे उन्होंने उसको प्रकृति का जो रूप है वो दिया है। तो लेखक के लिए प्रकृति, लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयग्रामी लगते थे। प्रकृति उनके लिए सौंदर्य का पर्याय थी। तो मतलब क्या है कि वो प्रकृति को ही क्या मानते थे, सौंदर्य का पर्याय मानते थे। उनके लिए प्रकृति ही सभी प्रकार की सुंदरता का जो रूप है, हम बोल सकते हैं वो माना करते थे उसको। तो लेखक की दृष्टि में नारी, लेखक ने अपने गांव में एक रूपमती नारी देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। ठीक है, तो उन्होंने अपने गांव में एक नारी को देखा था जो कि उनको क्या है, बिल्कुल प्रकृति के समान ही सुंदर लग रही थी। प्रकृति और नारी में समानताएं, सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी के रूप में सजीव जो है वो सजीव रूप, मतलब क्या है, उनके अंदर जान आ चुकी है, जो हमारी प्रकृति है उसके अंदर जान आ चुकी है और एक सजीव रूप लेकर क्या किया है, उनके समक्ष आकर खड़ी हो गई है। प्रकृति के समस्त दृश्यों में जूही लताएं, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू आदि में उसे नारी के सौंदर्य का आभास होता है। तो क्या है, वो जब उस स्त्री को देखते हैं जो कि उनको प्रकृति के समान सुंदर लगती है, तो क्या है उसमें देखते हैं कि किस प्रकार के उनके अंदर जूही की लताएं हैं, चांदनी की छटाएं हैं, फूलों की खुशबू क्या है आदि क्या है, नारी के सौंदर्य के अंदर ही इन सब चीजों का आभास उनको हो रहा था। सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी का एकाकार होते हुए दिखे। तो क्या है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रकार से लेखक ने नारी के अंदर पूरे क्या है, प्रकृति को समा दिया है और उसकी विशेषताएं बताई हैं कि वो नारी किस प्रकार से, उसको देख के लग रहा है कि उनके अंदर जो है प्रकृति जो है एक तरीके से सजीव हो चुकी है और उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं जूही की लताएं हैं, खुशबू है, सौंदर्य है, ये सारी चीजें क्या है उस नारी के अंदर है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, प्रकृति को नारी का एक रूप जो है वो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। अब यहाँ जो सूरदास की झोपड़ी है वहां से क्वेश्चन लिया गया है, आपसे पूछा गया है कि जो भैरव है उसने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। ठीक है, कोई ना कोई रीजन होगा, तो बहुत रीजन था। वो ईर्ष्या करता था, उसकी जो वाइफ थी भैरव की क्या करती थी, जब उसको मारता पीटता था अपनी वाइफ को, तो वो सूरदास के यहाँ शरण लेने के लिए आ जाती थी। उसको इस बात से भी ईर्ष्या थी। सूरदास को उसको पता चल गया था उसके पास कुछ पैसे हैं, शायद इसलिए भी उसके पास क्या है, जो ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होना शुरू हो गई थी। तो क्या है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी जो है बदला लेने के लिए जलाई। वह कई कारणों से सूरदास से बदला लेना चाहता था। वो जो कारण हम उसको देख लेते हैं। सुभागी जो कि भैरव की वाइफ थी, सुभागी को शरण देने के कारण भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता था। एक दिन भैरव की मार से बचकर वह सूरदास की शरण में आ गई। सूरदास उसे शरण देकर भैरव की मार से बचाया, जिससे पैरों जो भैरव है उसकी जो जग हसाई हुई। मतलब क्या है, अब जग में हंसाई हुई कि क्या है, वहां से भागकर क्या किया उसने, सूरदास के यहाँ पे शरण ले लिया। तो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर जो हंसी है वो, समाज के लोग तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव के कारण सुभागी द्वारा बार बार पति की मार से बचने हेतु सूरदास के घर में जाकर छिप जाना व सूरदास के द्वारा बीच बचाव करके सुभागी के भैरव से बचाना ही भैरव के मन में ईर्ष्या भाव जगा देता था और वह सूरदास से बदला लेने का निश्चय कर बैठा। तो मेन रीजन क्या था कि जो सुभांगी है वो बार बार क्या करती थी, जब उसका पति उस भैरव उसको मारता था तो बचने के लिए कहाँ जाती थी, सूरदास के पास आ जाती थी और सूरदास क्या करता था, उनका बीच बचाव करता था, मतलब उनको बचाता भी था। तो जिससे क्या हुआ कि भैरव है उसके मन में ईर्ष्या की भावना जो है उत्पन्न होने लग गई कि वो क्या है, हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रहा है, जिससे वो क्या करने लग गया, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई और उसने बदला लेने का जो प्लान है वो बना लिया। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया था, इसकी झोपड़ी को जला दिया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हम 100 लाख बार मनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जब सूरदास की झोपड़ी जल जाती है, उसने उसके अंदर अपनी जमा पूंजी रखी होती है, जिससे अपने जो बच्चा है उसका विवाह करवाना चाहता था, साथ ही में जो उसके पूर्वज है उनका पिंडदान करवाना चाहता था और गांव में एक कुआं बनाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, जब उसने उसकी झोपड़ी जला दी जो भैरव है, तो साथ में क्या है, उसके सारे सपने भी खत्म हो गए। लेकिन क्या है,
इसने अपने मन के अंदर जो उसके अंदर इच्छाएं है उसको मारा नहीं, उसने ये मन के अंदर दृढ़ निश्चय किया कि अगर वो 100 लाख बार भी इस झोपड़ी को जला देंगे तो हम 100 लाख बार इसको बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे जो उसकी विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताएं हैं, उसको हमें बताना है। तो क्या है, सूरदास का इस वाक्य में एक सशक्त चरित्र उभर कर आता है जिससे कई विशेषताएं हैं। फर्स्ट, हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन का विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता था, पुनः परिश्रम के लिए तैयार रहता था। ठीक है, तो वो कभी हार नहीं मानता था, हमेशा वो क्या है, दोबारा परिश्रम करके उन चीजों को हासिल करने के लिए तैयार रहता था। कर्मशील, मेहनती। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति, अंधा होने पर भी उसे इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी मेहनत करने से नहीं कतराया। ठीक है, वो काफी मेहनती भी था और आगे भी मेहनत करने से कतराया नहीं था। प्रतिशोध की भावना से मुक्त। सूरदास किसी से प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखता था, भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उससे नुकसान नहीं पहुंचाने का सोच रहा था। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे बताना कि प्रतिशोध की भावना मतलब किसी से बदला लेने की भावना जो है सूरदास के अंदर नहीं थी। निर्णय लेने की क्षमता। सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर उसे स्वयं पर हावी होने नहीं देता था, वह सकारात्मक निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ता था। झोपड़ी जलने पर भी उसने यही किया था। ठीक है, तो क्या है, तुरंत निर्णय ले लेता था कि क्या सही है और क्या गलत है। ये विशेषता क्या है, सूरदास के अंदर थी। नेक्स्ट क्या है, सहृदय एवं परोपकारी। सहृदय मतलब क्या है, उसके दिल में मतलब बोल सकते हैं कि अच्छी भावना रखता था वो लोगों के लिए और परोपकारी भी था। सूरदास कोमल हृदय का था, जिससे स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी शुभांगी को शरण दिया। मतलब उसको पहले से पता था भैरव जो है उसका नेचर किस प्रकार से है, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, शुभांगी को अपने घर में शरण दिया। अंत में शुभांगी के बेघर होने का जिम्मेदार वह स्वयं को ही मानता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आशावादी दृष्टिकोण। मिठुआ के खेल की बात सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति नवीन आशा जागृत हुई। वह अतीत को भूलकर भविष्य को फिर से सुधारना चाहता था। ठीक है, जैसे उसकी स्थिति थी वो उससे सुधार कर क्या है, एक अच्छा भविष्य चाहता था। तो आशावादी दृष्टिकोण था, मतलब वो आशा रखता था कि आगे चलकर क्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी विशेषता क्या थी, हमारे सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं थी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे है, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था। यहाँ पे फिलिस्तीन की बात की गई है, जो हमारा गांधी नेहरू वाला चैप्टर उसी से है। जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनका रवैया भारत के प्रति बहुत ही ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और समर्थन से भरा हुआ था। लेकिन ऐसा क्यों था, साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी और उन्हें अपनी अधीन करना चाहती थी। वह भारत स्वयं फिलिस्तीन की तरह साम्राज्यवादी शक्तियों की अन्याय का शिकार था। तो हमारा जो फिलिस्तीन है वो भी क्या था, साम्राज्यवादी शक्तियों का, जो कि हम बोल सकते हैं शासन क्या लोगों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की हम बात करें तो क्या किया था, उन्होंने व्यापार के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पे कब्जा कर लिया। उसी प्रकार से क्या है, फिलिस्तीन पर भी जो है साम्राज्यवादी लोग है, शक्ति जो है उनका कब्जा था। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले के साथ वह सहानुभूति रखता था। भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे तथा उन्हें अपनी आंदोलन के लिए समर्थन देना चाहते थे। इसी संघर्ष में यासेर अराफात ने गांधी जी को अपना आदर्श माना। ठीक है, दोनों की सिचुएशन हम देख रहे हैं एक जैसी है, दोनों ही क्या है, आजादी चाहते थे और क्या है, जो हमारे यासेर और अराफात जी हैं वो क्या करते थे, गांधी जी को अपना जो लीडर है वो मानते थे। इसलिए क्या है, इनका जो स्नेह था काफी सहानुभूतिपूर्ण था और साथ ही में समर्थन की जो भावना है ये एक दूसरे से रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है कि शुक्ल जी के पिता की विशेषताएं हमें बतानी है, जो विशेषताएं थी उनके अंदर। तो क्या है, उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे तथा पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। वे प्रायः रात्रि में घर पे सब सदस्यों को एकत्रित कर रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत पसंद थे। बचपन के कारण शुक्ल जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर समझ नहीं पाते थे। ठीक है, तो क्या है, ये सारी बातें हम देख रहे हैं कि इनके पिता की विशेषताएं थी, किस प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं बचपन से ही जो हमारे लेखक है उनका माहौल कैसा है, साहित्य से पूर्ण रहा है, जिससे क्या है लेखक ने आगे चलकर साहित्य को ही अपना बनाया। ठीक है, तो ये दोनों बुक से आपका अंतराल भाग 2 था। आपके जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर थे आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी और आप एंड तक इस वीडियो में बने रहे होंगे। तो
मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।